नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में जहां 27 के चुनाव नजदीक हैं, उसी चुनावों के बीच में उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भव्य राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चंदा और डोनेशन के घोटाले की बात सामने निकल कर आई है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए के घोटाला जो है पूरा बताया जा रहा है, जिसको लेकर जो है अब एसआईटी जांच की मांग की गई है। इस पूरे मामले के बाद लगातार उत्तर प्रदेश से पक्ष और विपक्ष के नेता तर्क वितर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जो है देखने को मिल रही है। जहां पहले उत्तर प्रदेश में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, उस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा लगातार राम मंदिर पर बयानबाजी की जा रही थी। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात की जा रही थी। पर आज जब बात राम मंदिर में घोटाले के सामने निकल कर आई, तो उस दौरान जो है अखिलेश यादव का साफ तौर से कहना है कि मंदिर में हुए घोटाले काफी शर्मनाक होते हैं और इस घोटाले की कड़ी निंदा करते हैं। सही तरीके से जांच करनी चाहिए और यहां तक कि अधिकारियों को सुओ मोटो एक्शन लेने तक का हवाला देते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता मधुकर त्यागी जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को और क्या लगता है, राम मंदिर में वाकई कोई बड़ा घोटाला हुआ है या 27 के चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ जो है वापस से कोई प्रोपेगेंडा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर चलाने की एक कोशिश है। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे बयानबाजियों को? घोटाले की बात सामने आई है, 7 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम, और अगर बात की जाए इसमें मुख्य चंपत राय जो नाम सामने निकल कर आ रहा है, जो पहले खुद जो है इस घोटाले में से उनका कहना था कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, पर कुछ ही दिन पहले जो है सरकार से उन्होंने जांच की मांग की और एसआईटी का गठन किया है। देखिए, भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वो भारतवर्ष में सभी सनातनियों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। और अन्य विपक्षी दल, मैं तो ये कहूंगा कि दान न दर्शन बना रहे आकर्षण, उस वाले स्लोगन पर ये कार्य कर रहे हैं कि जब मंदिर का निर्माण है तब इनको परेशानी थी और अब मंदिर बन गया है, अब ज्यादा परेशानी है कि इसका अस्तित्व, इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष को जाता है और यह संघर्ष सनातनियों ने 500 वर्षों में प्राप्त किया है। अब भली बात ही जानते हैं कि बाबर से लेकर अब तक यह क्यों नहीं बन पाया। हम आजाद भारत में भी रह रहे थे, क्यों नहीं हो पाया। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो इनके पिताश्री थे जब वो सत्ता में थे, तो वही थे कि जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का कार्य किया है। लेकिन आज जो यह मामला निकल कर आया है कि वहां पर कुछ अनियमितताएं हैं, कुछ लग रहा है कि कुछ पैसे का मामला है, वहां के जो टीम वहां कार्य कर रही है, लेकिन उससे यह तय नहीं हो जाता कि यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है, सरकार उत्तर प्रदेश की है, तो उसके लिए एसआईटी टीम का गठन हो रहा है और जो भी इसमें आरोपी होगा और दोषी होगा उसकी गर्दन पकड़कर सामने लाया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर की आस्था पर एक इतना सा भी सवाल खड़ा हो जाए, हमें यह बर्दाश्त नहीं है। आरोप है कि जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा था उस दौरान से जो है ये हेराफेरी का पूरा मामला है। 7 करोड़ रुपए से भी ऊपर की रकम जो है बताई जा रही है। इतने लंबे समय तक इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, क्या आपको लगता है कि मंदिर के जो ट्रस्ट के उच्च लोग हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनका भी हाथ हो सकता है इसमें? देखिए, जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया था तो तब ट्रस्ट की व्यवस्था की गई थी। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि एक टीम बने, एक टीम गठित की जाए और वह पूरा बोर्ड बना, जिसमें चंपत राय जी हैं और अन्य लोग हैं, अखाड़े से भी उसमें व्यक्ति हैं। तो किसी व्यक्ति का हम पहली दृष्टांत में ये नहीं कह सकते वो गलत है या सही है, तो जांच का विषय है और जांच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भी ये संज्ञान में है और यूपी सरकार के द्वारा भी संज्ञान में है। तो इसमें जो भी आरोपी पाया जाएगा, लेकिन यही है, जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला गलत हो जाता है और यही जो आज हमारे ऊपर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाएगा तो उसको उसी तरीके से, क्योंकि इनको भगवान श्री राम के अस्तित्व पर तो सवाल उठाने ही उठाने हैं जो उठाते आए हैं, लेकिन इन्हें भारतीय जनता पार्टी के हर बात का विरोध करना है, वो चाहे धार्मिक और धर्म के साथ में इसमें ओछी राजनीति करने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी कुछ होगा वो सामने होगा, बहुत स्पष्ट होने वाला है। अगर बात की जाए मंदिर के अंदर की, तो मंदिर के अंदर में काफी हाई लेवल सिक्योरिटी है, तमाम सीसीटीवी कैमरा के पुख्ता इंतजाम है, उसके बाद भी इतना बड़ा घोटाला होता है।
तो क्या वाकई में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल उठने लगे और विपक्ष के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पर साथ ही जिस तरह से जो बयानबाजी की गई है, चाहे ट्रस्ट की हो लेके की हो, अखाड़े को लेकर की हो, उच्च अधिकारियों को लेकर की हो, वाकई में क्या लगता है कि अभी तक जो देखने को मिला, एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी जांच की, अभी तक में 10 से 12 लाख रुपए कैश की बरामदगी की भी बात जो है सामने निकल कर आई है। वाकई में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा घोटाला हुआ है या फिर ये 27 के चुनाव से पहले भाजपा को के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो है चलाया जा रहा है? देखिए, 2027 का चुनाव नज़दीक है और आप भली भांति जानते हैं कि जो सियासत जिनको नहीं मिली है या उनसे सियासत छिन गई है, जो परिवारवादी थे, जातिवादी थे, ध्रुवीकरण तुष्टीकरण करना जानते थे, वो उनको कहीं तिलमिलाहट है। और जब से ज़्यादा है, आप जानते हैं पश्चिमी बंगाल में जिस तरीके से इन्हीं की सहयोगी ममता बनर्जी सत्ता में नहीं रही हैं, उस दौरान जब ये हारे, ममता बनर्जी हारी थी, तो तुरंत अखिलेश यादव जी ही उनसे हालचाल पूछने गए थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन्होंने बयान भी दिया है कई जगह, आपने देखा भी हो सोशल मीडिया के माध्यम से, हमें भी प्राप्त हो रहा है कि 2027 के बाद में ये कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं होंगे। लेकिन आज राम मंदिर के इस घोटाले के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इनके संज्ञान में ये बात आई। लेकिन इससे पहले आप जानते हैं वक्फ बोर्ड कमेटी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बोर्ड है, और जो हमारी डिफेंस है, डिफेंस के बाद में रेल मंत्रालय है, इन दोनों के बाद में तीसरा सबसे बड़ा जो भूमि का एरिया जिसके पास में आता है, इस बोर्ड के पास में 40,000 केस अभी लंबित हैं। क्या कभी उसकी जांच के लिए इन्होंने प्रश्न उठाए? नहीं उठाए, क्योंकि इनको राजनीति वहां करनी है, क्योंकि तुष्टीकरण करना है और 2027 में ये सुनिश्चित हो जाए कि ये यूपी में आने वाले हैं। और इसी वजह से लगता है कि चुनाव में ये शिरकत भी नहीं कर पाएंगे। 27 के आने वाले समय में जितने भी चुनाव आएंगे, जिस प्रकार से कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं, लगातार निरंतरता भगवा की बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज 22 राज्यों में है, तो वो उसी का परिणाम है जिस प्रकार की बौखलाहट इनके मुंह से देखने को मिल रही है। सपा प्रमुख को सर आपने वक्फ से जोड़ा है। अगर बात की जाए वक्फ की, तो केंद्र सरकार जब वक्फ को के कानून को लेकर जब पहुंचती है, तो उस दौरान जो है सबसे ज्यादा विरोध करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी ही सामने निकल कर आती है। क्या वाकई में लगता है कि अगर जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर में चला, तो वक्फ के द्वारा जो है अवैध संपत्तियां हड़पी गई हैं लोगों की, लोगों के साथ अत्याचार किया गया है, और जब इसकी बात की जाए तो खुद सपा और उनके प्रमुख अखिलेश यादव सामने आते हैं? वक्फ बोर्ड, मैं ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा मुस्लिम समुदाय है वह ज़्यादा संतुष्ट है। और यदि ये आनन फानन में कार्य करने का प्रयास करते हैं, आप गाजियाबाद से, मैं हूं और आप भी गाजियाबाद क्षेत्र से वाकिफ है, हमारे बीच में यही हिंडन नदी के किनारे हज हाउस बना हुआ खड़ा है। और ये किस लिए था? जो हज यात्री आएंगे उनकी वेरिफिकेशन, उनको रुकने के लिए व्यवस्था थी। लेकिन आज संचालित क्यों नहीं है? संचालित होने का कारण यही है कि आनन फानन में बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना नियम कायदे कानून को साइड में रखती हो उसका निर्माण कर दिया गया। क्योंकि डूब क्षेत्र में आता है, तो एनजीटी को ने इसके ऊपर आपत्ति लगाई है। जो निर्माण नदी के किनारे हो ही नहीं सकता, डूब क्षेत्र में स्थापित है, तो इन्होंने इस प्रकार के स्टेप्स को लिया क्यों? क्योंकि आज जो ये प्रकरण हमें देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार की बातें अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम भाइयों के लिए हितैषी भी नहीं है, जिसकी ये ठेकेदारी करते घूमते हैं। जी। अगर बात की जाए एनजीटी की या हज हाउस की गाजियाबाद के अंदर में, तो जहां 252 कॉलोनियों को नोटिस दिया गया है, ऐसे हज हाउस जो संचालित हो रहे हैं, ऐसे मदरसा जो संचालित हो रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती फिर गाजियाबाद में? क्योंकि सरकार तो भाजपा की है। देखिए, जहां पर भी सूचना मिलती है और जहां पर भी इस प्रकार का मामला देखने को मिलता है, हमारी मेयर साहिबा भी, आपने देखे होंगे कि मैं नगर निगम में नामित पार्षद भी हूं, तो इस प्रकार का जो भी प्रकरण देखने को मिलता है कि ये किसी सरकारी संपत्ति के ऊपर किसी ने ये बना लिया, तो उसको तुरंत हटाने की कार्रवाई मेयर साहिबा ने भी की है। तो छोटा सा उदाहरण है, लेकिन जो भी बात संज्ञान में आती है उसको तत्परता से देखते हुए उसकी जांच पड़ताल भी होती है और उसके ऊपर कार्रवाई भी उचित हो रही है। आप देखते होंगे बाबा जी का जो बुलडोजर है वह किसी को बख्शता नहीं है यदि कोई असंवैधानिक काम किया है, और वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा ये चीज बना ली गई थी। और ये चीजें आपने बड़े बड़े माफियाओं को देखा होगा कि ये जिक्र करते हैं कि आज के समय में इस अयोध्या वाले मैटर में मुझे सुनने को भी आया था, देखने को भी आया, मैंने कई जगह चैनल पर भी देखा है, सोशल मीडिया पर भी देखा है। उन्होंने कहा कि इसमें छोटे लोगों को लिप्त कर लिया जाएगा, उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाएंगे। जब सब कुछ तय इनको ही करना है कि इनको ये पता है बाद में यही होना है, तो इस प्रकार के सवाल ट्वीट कर जांच कराने की इनको क्या पड़ी थी। लेकिन ये प्रमाणित है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो बड़े बड़े माफिया थे, जो भूमाफिया बने हुए थे, वो जिनको मगरमच्छ कह सकते हो,
उनको खत्म करने का काम किया है। उसमें अतीक अहमद जैसे हैं, अंसारी जैसे हैं, और तीसरा जो नाम है हमारे दुबे का है। ये तीनों के तीनों इस प्रकार के थे, इनकी हुकूमत जहां चलती थी जो ये चाहते थे वो करते थे। आज ये कहां हैं, इनको सही जगह पहुंचा दिया गया है। तो मगरमच्छों को मारने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और योगी सरकार में हो रहा है। जहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, जिस तरह से आपने अभी एनकाउंटर की बात की है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या फिर विकास दुबे की, इन तमाम नामों के बीच में यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुश है? क्योंकि लगातार जब भी एनकाउंटर की बात आए तो मुसलमान ये कहता है कि सिर्फ मुसलमानों के एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हिंदुओं के क्यों नहीं होते? कभी हिंदू क्यों नहीं निकलता इनमें से? देखिए, पहले तो जो आपने सवाल किया है उसका जवाब आपके सवाल में ही है, क्योंकि आपने कहा कि अधिकांश लोग मुस्लिम समाज से आते हैं जो, और ये मुस्लिम समाज के उन बच्चों को बरगलाने का कार्य ये असंवैधानिक रूप से चल रहे मदरसे हैं। उनके अंदर इनको ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि जिनसे ये इनके ब्रेन को वॉश किया जाता है और इस प्रकार के प्रकरण ये बच्चे अंजाम कर देते हैं। तो ज़्यादातर इस पर, और मैंने अभी दुबे का नाम भी इस वजह से ले रहा हूं, जो विकास दुबे हैं, उनका एनकाउंटर, उनकी हरकतों से उन्होंने किस प्रकार से पुलिस प्रशासन पर हमला किया, तो ये प्रतिसत्ता का मामला है कि किस वर्ग के व्यक्ति ने अपराध किया है, उसको उसी प्रतिसत्ता में आज आप देखते होंगे। अभी हमारे बीच में खोड़ा में भी ये प्रकरण हुआ, और वो 16, 17, 18 साल का बच्चा होगा जिस प्रकार से उसने वीडियो को वायरल करके कहा कि मैंने एक मर्डर मार दिया है। तो इस प्रकार का जब प्रकरण होगा, हालांकि उसको पकड़ने का पूरा प्रयास किया गया होगा, लेकिन जवाबी कार्रवाई में प्रशासनिक जो बयान हमने देखे हैं तो उसका वही हश्र हुआ है जो बाकी आतंकवादी गतिविधियों के लोगों का होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए फैजाबाद चुनाव की, तो फैजाबाद में बीजेपी को हार देखने को मिली थी। कारण ये बताया गया था कि राम मंदिर निर्माण में जो भूमि अधिग्रहण की थी उसके मुआवजे जो हैं वो सही रकम नहीं दिए गए थे, जिस कारण भाजपा को चुनाव में हार देखने को मिला। अब अयोध्या विवाद सामने निकल कर आया है, 2027 के चुनाव नजदीक हैं, क्या 27 में भी भाजपा को उत्तर प्रदेश में इस पूरे विवाद के बाद हार देखने को मिलेगा? देखिए, फैजाबाद का जो चुनाव था, लोकसभा का जो चुनाव था, उसमें हर व्यक्ति अपने आईने को देखता है, और उसमें आईना ये रहा है कि इन लोगों का कहना है, ये लोग कहते हैं कि वहां पर उचित मुआवजा नहीं दिया गया। आपके सामने साक्ष्य हैं। अभी जीआर एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ था, उसके 170 के तकरीबन किसान जाकर माननीय योगी जी का धन्यवाद करके आए, और वो क्यों करके आए कि उनको उचित मुआवजा भी मिला, उनके क्षेत्र में विकास भी हुआ। उनके क्षेत्र से ही एक महिला डॉक्टर जो बनी है वो भी धन्यवाद करके आएगी, मेरे पिताजी पहले यहाँ हल चलाते थे और उन्हीं खेतों से आज मैंने उड़ान भरकर आपका धन्यवाद करने आई हूँ। दूसरा उदाहरण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का है, और उचित मुआवजा वहाँ के लोगों को मिला है। और बड़ा उदाहरण ये है कि फैजाबाद के अंदर 5 विधानसभाएं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो अयोध्या वाली जो विधानसभा है वहाँ से हम जीत कर आए थे। तो किसानों का हक मारने वाली ये सरकार नहीं है। ये केवल आने वाले 2027 के चुनाव में किस प्रकार से बरगला दिया जाए, और उस समय भी लोकसभा के चुनाव में इन्होंने बरगलाने का ही प्रयास किया था। इन्होंने कहा था, आपने देखा होगा, बड़ा चर्चित हुआ था कि अब की बार संविधान के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के परिवर्तन कर देगी जिससे एससी वर्ग के और ओबीसी वर्गों के जो आरक्षित हैं वे खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाना जानते हैं, एक ऐसा माहौल बनाना जानते हैं कि जिससे जो हमारे देश की भोली वाली जनता है भ्रमित हो जाए और इनका शासन पर पकड़ होकर ये चुनाव जीत जाए। आप खुद साहित्यकार हैं, इस पूरे मामले को, अयोध्या विवाद को किस तरह से देख रहे हैं, अगर साहित्य के हिसाब से अगर देखा जाए इसे? तो चलिए, आपने ये जिक्र किया है तो इस विषय में बात अयोध्या मामले की ही नहीं है, बात हमें समझने की ये है कि आज की परिस्थितियों में हम युवाओं को, मैं सभी को इंगित कर रहा हूं, जो भी सनातनी भाव रखते हैं सभी को इंगित कर रहा हूं कि आप देखते हैं हमारे देश के चारों तरफ आप घूम के देखिए कि हम किस प्रकार से अन्य देश असुरक्षा की दृष्टि से हैं। तो हमारे को आंख नाक कान खोल के रखना है और हर उस परिस्थिति को देखने की जरूरत है कि कहीं हम ऐसे देशों की तरीके से गिरफ्त में ना जाएं, अराजकता में ना जाएं। तो 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी इस संदर्भ में कि हमारा हमसे कोई छीन नहीं सकता, भेड़िया कभी सहज हो नहीं सकता, और आज ने वहीं भगवा ध्वज फहराया है, इतिहास ने जहां बाबर को दफनाया है। और वर्तमान ने कोशिशें इसलिए जारी कर रखी हैं, भूतकाल ने मुगलों की तारीफें घनी कर रखी हैं, पाठ्यक्रमों से पृष्ठ हटाकर इसलिए जलाए जा रहे हैं, वर्तमान और भविष्य दोनों ही बचाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको ये मैंने क्यों लिखी थी ये बातें, या आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद को, इन्होंने
किस प्रकार से उनके लिए उनके क्रांतिकारी को कहा था कि ये तो गुंडे हैं, और इस प्रकार की बातें सामने आई थी। और आपकी सोच पर अब यह तय होना है, आपकी सोच पर यह तो तय होना है, पृष्ठ को जलना है या इतिहास में संलग्न होना है। तो आपको कौन से पृष्ठ संलग्न करने हैं और किन पृष्ठों को फाड़ना है, क्योंकि आपने पूरा इतिहास भी देखा है कि हमको क्या पढ़ाया जाता था। और जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, जो हमारे वीर थे, जो हमारी वीरता के परिचायक थे, उन लोगों को किस प्रकार से बताया जाता था कि मोहम्मद गोरी का तुमने जिक्र सुना है, बाबर का जिक्र सुना है, लेकिन आज रोडों के नाम भी आपने देखे होंगे कि हमारे इन वीर सैनिकों के नाम पर कम है। तो इतिहास को वो दिखाने की आवश्यकता है, वर्तमान को वो करने की आवश्यकता है जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। अच्छा, जो अभी आपने जिस तरह से कहा कि हमारे जो वीर हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप या तमाम जो ऐसे वीर हैं, उनके नाम से रोड काफ़ी कम है या उनका जिक्र कम है, चाहे वो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में बात की जाए, तमाम ऐसी चीज़ों में पहले भी विवाद देखने को मिला। जहां दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस जैसे इलाके में, जो कि एक पॉश इलाका है, वहाँ पर अधिकतर सड़कें जो हैं वो औरंगजेब रोड, बाबर रोड ऐसी हैं। तमाम जो अगर बात की जाए हिंदू संगठन के लोग जब वहां पहुंचते हैं, उसका विरोध करते हैं, उनका कहना है कि महाराणा प्रताप ऐसे तमाम जो वीर सैनिक हैं उन पे नाम रखे जाएं, तो उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। भाजपा की सरकार होते हुए भी अगर इस तरह का अगर एक तरफा देखा जाए कि जहां मांग क्रांतिकारियों के नाम की है और पढ़ाया या फिर दिखाया कुछ और जा रहा है, इस पूरे बात पे क्या देखिए, सड़क पर उतरकर आंदोलन करना, ये मैं इसको बहुत जल्दी से सही नहीं मानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन सभी वीरों का, माननीय योगी आदित्यनाथ हमारी उन सभी परंपराओं से, जो हमारे भूतकाल में जिन्होंने वीरता का परिचय दिया है, उसकी आप देखते होंगे, आप कितने भी मार्गों, लक्ष्मीबाई हो, अहिल्याबाई होलकर हो, सबकी प्रतिमाएं किस प्रकार से स्थापित जगह जगह की जा रही हैं। तो उसका एक तरीका है, और यह आने वाले समय में आप देखेंगे कि यह परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी कहना और उसको करना में विश्वास रखती है। तो मैं युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं है, सारा सब कुछ संज्ञान में है, और सिर्फ इंतजार करिए। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम हो या आपकी गली मोहल्लों के नाम हो, आपको वो मिलेंगे जो आपके जिनकी वजह से आप खुले आसमान के नीचे चैन की सांस ले पा रहे हैं। आपके वीरों का सम्मान होगा, आपके पूर्वजों का सम्मान होगा। यह भारतीय जनता पार्टी सभी का सम्मान करना भी जानती है, और अपने जो भूतकाल की हमारी स्मृतियां हैं, जो कभी भी धूमिल ना हो, उनका स्मरण करना भी जानती है। तो मैं यही कहूंगा कि उतावलेपन की आवश्यकता नहीं है, वो सारे कार्य संभव होने वाले हैं जो हम अपनी सोच में रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता मधुकर त्यागी जी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन विक्की वर्मा के साथ। धन्यवाद।